हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक। सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। जी ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Very warm welcome once again for having me on this 24th day। कल का हमारा जो दिन था वो 2 दफ़ा 22 में लिखा गया। कल की जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने 22nd पे लिखी, कल 23rd थी, आज 24th है। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिएगा, आपके 30 के अलावा भी अगर जितने सेशन आप कहेंगे मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लूँगा। आई डोंट नो आपको कैसा फील होता है, लेकिन मुझे तो इंतज़ार रहता है और मैं अपनी इस 9 बजे से 10 बजे वाली फैमिली क्लास का इंतज़ार करता रहता हूँ। और आप लोगों के लिए शायद बर्डन होगा कि ओहो ताहिर साहब की आज तकरीर सुननी पड़ेगी बैठ के। तो एनीहाउ बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको कुछ दिन और। लेकिन मेरी तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है। आप बिल्कुल जब चाहें इसके अलावा भी जितने सेशन आप कहेंगे उतने हम कर लेंगे। मैं आज की स्लाइड ज़रा डाउनलोड स्टार्ट कर दूं। और आज बड़ी फंटास्टिक किस्म की हमारी स्लाइड है, दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है जी, ये हम शेयर करेंगे आज। ये मैं चार्टर्ड मेंबर हूँ स्मीडा का ऑन दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स और कंसल्टिंग। तो इसमें मुझे ये मैं जो एक स्लाइड पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को जब मैं जाता हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, ख़ास तौर पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं उसमें हम ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर्ड स्लाइड है ऑन दिस एंटरप्रेन्योरशिप, ये हम शेयर करते हैं। आपने जब बिजनेस की इतनी सारी चीज़ें सीख ली हैं तो आपने उसको स्टार्टअप कैसे करना है, यानी कंसल्टिंग मैनेजमेंट में आपने अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या आपकी कंपनी के चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या आपको मैनेजमेंट करनी है, कहाँ कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, ये सब चीज़ें आपको जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। आज उसको हम अ बर्ड्स आई व्यू शेयर कर लेते हैं। चलें जी, आपने लिखा कि रिफ्रेशर और ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल है। थैंक यू सरवर साहिबा, आपने हमेशा इनकरेज किया है और आई होप कि बाकी लोग भी इसी तरह ही इसको समझेंगे और इसी तरह चलाएंगे। ठीक सेम है हियर सर। जी। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट एसएमई वर्कशॉप। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज शेयर करेंगे आपसे। और ये स्मीडा का तारुफ है 1998 में, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, smida.org.pk। आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, आपको बेइंतहा आपको स्लाइडें मिल जाएंगी, सॉरी प्रेजेंटेशन इसकी फिजिबिलिटी मिल जाएंगी, बहुत सारी बिजनेस करने की जो वो हैं। This workshop will help you develop a basic understanding of the key concept of getting your business off the ground। ठीक है ना, ये वर्कशॉप जो है इसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे ऑप्शंस ऑफ वेरियस। अच्छा, बहुत सारी मौक़ों पे आपको कुछ फाइनेंसिंग की भी ज़रूरत होती है। जैसे आजकल कोविड-19 के सिलसिले में हुकूमत ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को भी लोन दिया है। बहुत ही सॉफ्ट लोन है ये। 6 महीने तक तो इस लोन के बारे में कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। 6 महीने के बाद फिर आप एडजस्ट कर लेंगे कि जी मैं इतना वापस कर सकता हूँ जो आपकी कन्वीनियंस होगी। और गालिबन कोई 1.5 साल का पीरियड उसके बाद होगा या 3 साल का पीरियड होगा जिसमें आपको ये इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी, आपको ये वापस देनी पड़ेगी। ओके, दैट्स नो इशू। मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि क्या आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरी कुछ रिजर्वेशन होती हैं इस पे। देन लर्न व्हाट बैंक्स लुक फॉर व्हेन लेंडिंग मनी। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, जैसे लाहौर में एक डेयरी का प्रोजेक्ट हुआ, एक चीज़ बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ,
उस प्रोजेक्ट में आपको अगर लोन लेना पड़ता है या कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, $1 बिलियन का, $1 मिलियन का ग्लोबल प्रोजेक्ट है, तो आपको उसमें फंडिंग लेनी पड़ती है, तो तरीका उसका क्या होता है उसको हम देख सकते हैं। इन सारी चीजों को आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी जात के लिए देखें, हो सकता है कल आप मेरी जगह पे बैठ के किसी कंपनी को या किसी प्रोजेक्ट को, इवन स्टूडेंट्स के किसी ग्रुप को कोई कंसल्टिंग दे रहे होंगे, उनकी कोई कोचिंग कर रहे होंगे कि आपको अगर एक बिजनेस रन करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपने ये सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना, इसको आपने जेनेरिक कॉन्सेप्ट में अपने कस्टमर्स के लिए भी देखना है। Important aspects of managing and growth of your small business, और इसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल, एडवाइस और हैंड होल्डिंग। ये एक एरिया है स्मीडा का जो आपको देती है, और मैं चूँकि इनका कंसल्टेंट कोच हूँ इस एरिया में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी मैं ये वर्कशॉप कराता हूँ। इसके साथ 3 दिन की फिर एक्सक्यूज मी एक वर्कशॉप होती है जिसमें हम हैंड्स ऑन पूरे प्रोजेक्ट्स को डिस्कशन में लेके जाते हैं, और आधा घंटा हर स्टूडेंट को, हर टीम को देते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करें। 2019 में हमने कोई 20 यूनिवर्सिटियों में इसको रन किया था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी में। अच्छा, इसमें 3 स्टेजेस हैं। एक तो प्रिपेयर है, आप एम करते हैं, फिर आप शूट करते हैं, यानी आप अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को स्टार्ट कर लेंगे। प्रेपरेशन में क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस तरह आपने देखना है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या मॉड्यूल्स हैं इसमें, वो हम कवर करेंगे। आपको अगर कोई पार्टनरशिप करनी है, आपको अंडरस्टैंड करना है, या इस वक्त आपका जो ग्रुप बना हुआ है, आप आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, आप एक दूसरे को जान सकते हैं, और अगर आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। जब आप एक दूसरे को हेल्प करते हैं या एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, तो भी आप इस नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मुझे किसी चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है। और ऑडियंस में से हमने ग्रुप बनाते वक्त भी सबसे पूछा था कि क्या आप एग्री करते हैं कि आपको इस ग्रुप में शामिल किया जाए, तो आपकी रजामंदी से हमने ये ग्रुप बना दिया था। इसी तरह इस ग्रुप में अगर आप में से कोई 2 लोग आपस में मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कंसल्टिंग बिजनेस करना चाहते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे से। यही इस वर्कशॉप में भी हम कहते हैं कि जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो सब एक दूसरे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हु हैज़ एवर ओन्ड अ बिजनेस, मुझसे हम पूछते हैं कि आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने कभी कोई प्रोजेक्ट किया हो, कंसल्टिंग का कोई प्रोजेक्ट किया हो। जैसे हमारे 4-5 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इसमें हैं, बल्कि 6 हैं, तो उनमें से किसी ने अगर कोई प्रोजेक्ट कंसल्टिंग का, जैसे भगवान दास साहब ने किया है, और भी बहुत सारे लोग जो इसमें हैं, वो अपने प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है ना। उसके बाद अपने साथी जो आपके लोग बैठे हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को डिस्कस करें। थोड़ा सा स्मॉल बिजनेस जो एसएमई सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 3.2 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ओवर 90% बिजनेसेस in Pakistan are small and medium businesses. Nationally, there are approximately 3.2 million organizations, छोटी मोटी दोनों मिला के, और 97% टोटल इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कंपोज करती है। इसको कंट्रीब्यूट 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और मेकअप 46% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स। जो हमारी 46% टोटल एक्सपोर्ट होती है, उसकी जो अर्निंग है वो इस सेक्टर से आती है। इसमें सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद ये शामिल है। लाला मूसा इसमें शामिल है, क्योंकि कुछ हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ स्मॉल एंटरप्राइज हैं यहाँ पे भी हैं, इनको हम देखते हैं। द टोटल अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, जिसको हम TEA कहते हैं, रेट ऑफ पाकिस्तान इज 12%, is higher than the average of Middle East, Africa region 8% है, और एशिया पैसिफिक रीजन में 10% है। तो पाकिस्तान में ये रेशो 12% है, और इसमें पिछले 12-13 साल में हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में रन की हैं,
और बहुत सारे कंपटीशन 7-8 ग्लोबल और नेशनल लेवल पे कंपटीशन होते हैं, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी प्राइज मनी है, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्राइज 1 करोड़ रुपए का है जो स्टार्टअप कप ग्लोबल है। उसके अलावा अब गूगल ने भी शुरू कर दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप है, वो तकरीबन 20 लाख का है, 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, इस तरह करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की फिर फंडिंग है। फिर आपके प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करते हैं अदर देन दिस प्राइज मनी। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को इस लेवल पे भी ले जा सकते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ स्टूडेंट कैद नहीं है, आप एक फ्रीलांसर भी जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3.8% are currently an owner or manager of an established businesses. ये statistics हैं। 46% इंडिविजुअल हैं जो अपॉर्चुनिटीज और कंपनीज को देख रहे हैं। 46% believe they have the requirement and knowledge to start a business. 25% लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में देखते हैं। 31% जो है वो फियर ऑफ फेलियर जो है उसके अगेंस्ट डर जाते हैं और वो कहते हैं कि शायद हमसे ये नहीं हो सकेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं बड़े इम्पोर्टेंट, हमने तो बड़े एक्सपीरियंस के साथ इनको डिराइव किया है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ओवर ए पीरियड ऑफ 37 ईयर्स प्रैक्टिकली देखा है कि बिजनेसेस में चैलेंजेस क्या होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पीनट हैं मेरे लिए भी, और आप सब लोग भी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हैं, लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होता है। लैक ऑफ प्लानिंग बहुत बड़ा इशू है, हम काम शुरू कर देते हैं, प्लान नहीं करते। देन पुअर मैनेजमेंट स्किल्स, हम चीज़ों को मैनेज नहीं करते, उसकी टाइमिंग को मैनेज नहीं करते, हम उसकी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होता है उसको नहीं देखते। पुअर क्रेडिट, हम इसको भी मैनेज नहीं करते। एनफ मनी, बाज़ अगर काम शुरू कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि हमारी जेब में पैसे कितने हैं, ये भी एक रीज़न होता है। फेलियर टू सीक आउटसाइड हेल्प, हमें ये नहीं पता होता कि हमें बाहर से, किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से, या किसी इवन एलियन से भी हमें हेल्प मिल सकती है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, या हम उसके लिए करेज नहीं लेते कि हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। लैक ऑफ रिसोर्सेज, बाज़ केसेस में आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं, बाज़ केसेस में आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए होता है, बाज़ केसेस में आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कोई बिल्डिंग चाहिए होती है, कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्नीचर चाहिए होता है, या कोई उसी के गैजेट्स जो होते हैं, अगर टेस्टिंग इक्विपमेंट है तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। इस्लामाबाद में एक पैथोलॉजी की लैब है जिसका नाम है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक्स। ये 1 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, और वो भी बैंक से उन्होंने लोन लिया था। 1 करोड़ रुपए से शुरू करके इस वक्त वो तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है, 1 अरब रुपए की एंटिटी है, और उन्होंने उसको आहिस्ता 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 ग्रो किया। और अब उन्होंने हर हॉस्पिटल की जितनी पैथोलॉजी की लैब्स थी, जो हॉस्पिटल ने अपनी बनाई हुई थी, जिसमें वो अच्छी खासी महंगी हायरिंग करके और लोगों को लेके और उसको मैनेज करते थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी लैब बना दी हैं इस्लामाबाद के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, और वहाँ पे ये सर्विस देते हैं। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज है, अगेन इसको बहुत डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं। लैक ऑफ सपोर्ट, आपको अगेन ह्यूमन रिसोर्स की सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आइडिया की सपोर्ट चाहिए, कोचिंग चाहिए आपको, मेंटोरिंग चाहिए आपको, ठीक है ना। तो और फिर क्या आप कोचिंग को एक्सेप्ट भी करते हैं कि नहीं, सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये आपकी कोचेबिलिटी है टुवर्ड्स द स्टार्टअप ऑफ बिजनेस, कंसल्टिंग मैनेजमेंट बिजनेस और एनी सर्विस बिजनेस, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है और होती है। ये सारे निचोड़ हैं तजर्बे की जो हमने लिखे हैं। इग्नोरिंग द कस्टमर, हम कस्टमर को नहीं देखते कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की लोकेशन क्या है, क्या कस्टमर इसका शहर में होता है, या गांव में होता है, देहात में होता है, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ द कस्टमर। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, हम कोई ऐसा काम करने चल पड़ते हैं कि जिसमें हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, और ना फिर हम उस एक्सपीरियंस को इधर इन टर्म ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कि आप किसी को बुला लें, पार्टनरशिप कर लें, रिसोर्स, अगर किसी को एक्सपर्टीज हैं आप उनको बुला लें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए, ताकि आपको वो कम से कम एक्सपीरियंस आपको हो जाए। या पुअर कैश मैनेजमेंट, पैसे आपके पास हैं लेकिन किस वक्त कितने पैसे खर्च करने हैं, किस वक्त कितने पैसों की जरूरत होगी, आप उसको मैनेज नहीं करते। ये भी एक रीजन हो सकता है आपके बिजनेस को ना चलने देने का। 10
टैलेंट्स दैट ड्राइव एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस, ये 10 खूबियां होनी चाहिए आपके अंदर। बिजनेस फोकस आपका क्या है, कॉन्फिडेंस आपका क्या है। नंबर 3 है क्रिएटिव थिंकर, आपको बहुत क्रिएटिविटी के साथ सोचना पड़ेगा, जिसको आजकल हम डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। डेलीगेटर, आपको हर काम खुद नहीं करना प्लीज, आपने बहुत सारे काम जो हैं वो आउटसोर्स करने हैं, आपने बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी एक्टिविटीज आउटसोर्स करनी है। तो डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिटर्मिनेशन, आपको बिल्कुल यकीन के साथ डिटर्मिन होके कोई काम करना है, तब आपका काम होता है। और ये टैलेंट ऐसे हैं जो आपके किसी भी कंसल्टिंग मैनेजमेंट बिजनेस को या सिंपल जो आपका प्रोडक्ट या बिजनेस है उसको 4 चांद लगा देता है। इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है। नॉलेज सीकर, सीखते रहें सीखते रहें सीखते रहें, नॉलेज के पीछे लगे रहें, वो ज़रूरी है उस काम के लिए जिस काम में आप जा रहे हैं, जिस डोमेन में आप जा रहे हैं। whatever the domain is, हमने 13 चैलेंजेस पाकिस्तान के डिस्कस किए हैं, जिसमें एनर्जी मैनेजमेंट है और so on so forth, आप उसमें से देख सकते हैं। फिर प्रमोटर हैं, आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, क्या आप उसकी प्रमोशन जानते हैं कैसे करनी है, किन प्लेटफॉर्म्स पे, किन डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। फिर 9th है रिलेशनशिप बिल्डर, हमने जो नेटवर्किंग की बात की थी, हमने जो अपने दोस्तों की या ऑर्गेनाइजेशंस की, कस्टमर्स की, मुख्तलिफ फोरम्स की हमने बात की थी, वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटरप्रेन्योर के लिए, ही इज़ अ रिस्क टेकर, ही और शी। अच्छा, रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आप आंधी छलांग लगा दें। रिस्क टेकर का मतलब होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, आप अपना होमवर्क पूरा करते हैं, कैलकुलेशन पूरी करते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको अपने छलांग लगाते हैं उसमें। क्या हम इस बिजनेस के लिए रेडी हैं, इसको देखने के लिए भी हमारे पास ये एक स्लाइड है जिसके पैरामीटर्स हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस बिजनेस? जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मैं आपको ये वर्कशॉप करवा रहा हूँ, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या सिर्फ पैसे हैं इसका ऑब्जेक्टिव? क्या इंडिपेंडेंस है कि मैं इंडिपेंडेंटली बैठ के यहाँ पे एक लेक्चर दे रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, या सेटिस्फेक्शन है, या इन तीनों का मजमुआ भी हो सकता है कि मैं कंबाइन कर रहा हूँ कि मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंस भी है, और मैं सेटिस्फेक्शन भी ले रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा लेता हूँ इससे, मुझे खुशी होती है ये सेशन करके, मैं पैशनेटली ये सेशन करता हूँ, मैं इसको फटीक समझ के या मजबूरी समझ के या प्रॉब्लम समझ के नहीं करता। उसके बाद एम आई डिटर्मिन्ड इनफ टू रियलाइज माई लॉन्ग टर्म गोल्स। अब एक बिजनेस है वो 6 महीने में शुरू हो जाता है, एक बिजनेस 1 साल में शुरू होता है, एक बिजनेस वैसे ही 4-5 साल के बाद फल देना शुरू करता है। फॉर एग्जांपल आप बाग लगा लेते हैं कीनू का या आम का, तो उसमें अंदाजन कितना टाइम लगता है? तो क्या उतने टाइम के लिए आपके पास पेशेंस है, सब्र कर सकते हैं आप रियलाइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल को, फिर उतनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास है? इन सब चीज़ों को जब आप मैनेज करके चलेंगे तब आप सक्सेसफुल होंगे। डू आई हैव द पर्सनल डिसिप्लिन? आपने उस बिजनेस या उस कंसल्टिंग बिजनेस या कंसल्टिंग बिजनेस मैनेजमेंट को डिसिप्लिन कैसे करना है, आपने अपने आप को मैनेज कैसे करना है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, अपने आप के टाइम मैनेजमेंट को कैसे देखना है, अपने कस्टमर्स को कब आपने कमिटमेंट करनी है तो उसको पूरा कैसे करना है, अगर कोई चैलेंज है तो वापस आपने अपने कस्टमर के पास जाके उसको रीएडजस्ट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपकी डिसिप्लिन में आती हैं। उसके बाद है हाउ विल आई हैंडल डिसअपॉइंटमेंट्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी कोविड-19 में आपके बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त, आप फिजिकली कहीं नहीं जा सकते, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, डिलीवरीज रुकी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुकी हुई है, एयर ट्रैवल रुका हुआ है, चाहे पाकिस्तान में है या चाहे इंटरनेशनल है। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे इंडल्ज करना है अपने डिसअपॉइंटमेंट से? वो कुछ भी हो सकता है, किसी दिन कोई हड़ताल हो जाती है, बाज़ औक़ात हम जब कराची से बिजनेस करते हैं तो 3-3 4-4 दिन, हफ्ता-हफ्ता टीसीएस नहीं आता, क्योंकि कराची पूरा लॉकडाउन किया हुआ होता है या हड़ताल की हुई होती है। अभी इस्लामाबाद के कुछ हिस्से लॉकडाउन में, आज कराची के काफ़ी सारे एरियाज जो हैं लॉकडाउन में। ये डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं, ये आपके ऊपर क्या असर, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप सीख लेते हैं
और सीखना पड़ेगा. You have no other option because you have to live in this world, on this planet. On this planet you have to face all the musics, अच्छे बुरे, खतरनाक, वबाई अमराज, और बहुत सारी वबाएं आई हैं, सैलाब आए हैं, .com का बर्स्ट आया है, उसके बाद ये 9/11 आया है. ये सारी चीजें भी आपको मैनेज करनी है. उसके बाद डू आई हैव अ सपोर्ट नेटवर्क. क्या हमारे पास सपोर्ट का नेटवर्क है? अब सपोर्ट के नेटवर्क में आपके दोस्त भी हैं, आपके मुख्तलिफ जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, आपका ग्राफिक डिजाइनर है फर्ज करें, आपका जो प्रिंटर है जिसने आपको ब्रोशोर प्रिंट करके देने हैं, आपकी जो कुरियर कंपनी है, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, फिर आपकी सप्लाई चेन की जो कंपनी है, वट एवर इट इज, अपने नेटवर्क को आपने देखना है. Am I comfortable with uncertainty and being uncomfortable? जो हमने पहले ऊपर भी डिसअपॉइंटमेंट को देखा, उसके बाद अनकंफर्टेबल और अनसर्टेनिटी, दोनों चीजों को हैंडल करने की आपके अंदर सलाहियत है कंफर्टेबल तरीके से. बड़ा ट्रिकी सा जुमला है ये. आपने इनको कंफर्टेबल तरीके से आपने इसको देखना है, अनसर्टेनिटी को और अनकंफर्टेबल सिचुएशन को. उसके बाद है एम आई प्रिपेयर्ड फाइनेंशियली. क्या मेरे पास पैसे हैं फाइनेंशियल कंडीशन में, या मैं उसको मैनेज करने की सलाहियत रखता हूँ. उसके बाद फिर इसके स्टेप्स हैं, ये सारी जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके स्टेप्स हैं. डिटरमिन योर ऑफरिंग एंड मार्केट डिमांड. आप क्या चीज सर्व करने जा रहे हैं, ठीक है, और मार्केट में उसकी डिमांड क्या है. दिस इज रूल नंबर 1 गेटिंग स्टार्टेड में, स्टेप फॉर स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेसेस. सो आप क्या देने जा रहे हैं और मार्केट में उसकी डिमांड क्या है. लोग बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि वो ऐसी चीजें डेवलप कर लेते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं. उसके बाद दूसरी चीज आप देखें तो अंडरस्टैंड योर कंपटीशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये देखते हैं कि उबर पहले चल रही है, करीम पहले चल रही है, मैं एक तीसरी टैक्सी सर्विस शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे कंपटीशन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, ताकि मैं उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकूँ. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंपटीशन. The third one is determine your marketing strategy. आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है. आपने डीलर्स के थ्रू काम करना है, अपने फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करना है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम करना है, आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है, आपने सिर्फ ई कॉमर्स पे काम करना है. ये सारी चीजें आपने अपनी स्ट्रेटजी में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में देखनी है. डिटरमिन योर स्टार्टअप कॉस्ट. आपने इसको देखना है. मीट योर लीगल रिक्वायरमेंट्स. आप रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, आप उसमें क्या नाम है उसका, प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपकी एक सिंगल मेंबर कंपनी है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है. फिर आपकी जो और जिस भी एंगल में आप लीगल एंटिटी अपनी बनाते हैं, क्या आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं. क्योंकि होता ही है कि बाज़ जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं उसमें आप मैनेज नहीं कर सकते अपने बाज़ बड़े कस्टमर्स को आप बिड नहीं कर सकते, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है तो कॉर्पोरेशंस में आप बिजनेस नहीं कर सकते. ये तीनों चारों जो टेलीकॉम कंपनीज हैं और इनकी जो 12 सपोर्ट कंपनीज हैं उनके अंदर आप बिड नहीं कर सकते, क्योंकि वो कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए आपकी. ठीक है जी. उसके बाद मीट योर लीगल रिक्वायरमेंट्स के बाद है प्रिपेयर योर सेल्फ फाइनेंशियली. कि आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, अगर आपने बैंकिंग लोन लेना है या दोस्तों से या फैमिली से लोन लेना है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है ना. क्या आपने पहले से मैनेज कर लिया. फर्ज करें कि आपको 2 दोस्तों ने या फैमिली के 2 लोगों ने, आपके अंकल ने आपको जब आपने आइडिया दिया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है यार हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे देंगे. अब वो जब आप लेने गए उनके पास, तो क्या वाकई 1 करोड़ रुपया उन्होंने आपको दे देना है या दे दिया है, या बिट्स एंड पीसेस में देना है, या उनके पैसे कहीं से आने थे और उसके बाद उन्होंने हंस के दिखा दिया आपको कि सॉरी यार वो मेरी मिडिल ईस्ट से पैसे आने थे लेकिन अभी हालात खराब हो गए हैं तो मेरे पैसे वहां फंस गए. तो आपको नंबर 6 पॉइंट जो है, प्रिपेयर योरसेल्फ फाइनेंशियली. डेवलप योर बिजनेस प्लान. ये एक फॉर्मल, आगे जाके हम देखते हैं, एक फॉर्मल बिजनेस प्लान आपको बनाना पड़ता है. अगेन इनमें से कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीजें डूएबल हैं. आपको इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं आ रही तो आप सिंपल गूगल पे लिखें हाउ टू डेवलप योर बिजनेस प्लान, तो 36,772 किस्म की आपको बिजनेस प्लान मिल जाएंगे. स्लाइड शेयर पे चले जाएं, आपको इस तरह की बनी हुई प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएंगी.
उसके बाद यूट्यूब पे चले जाएं तो आपको इसकी पूरी पूरी वीडियोस जो हैं 18 मिनट से लेके 2 घंटे तक आपको वो मिल जाएंगी कि ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है। 8 नंबर पे है गेट हेल्प। हम लोग हेल्प नहीं लेते, हमें हेल्प लेना नहीं आता, हमें उसके गुर नहीं पता, हमें उसके जो चैलेंजेस हैं उनका नहीं पता। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि कौन सी हेल्प चाहिए और कैसे मिलनी है, किससे मिलनी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो आके मुझे कहते हैं जी ताहिर साहब मुझे आपसे हेल्प चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छा जी बताइए क्या हेल्प चाहिए। वो कहते हैं सर वो बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने कहा एग्रीड, आपको मुझसे क्या पैसे चाहिए, मुझसे गाइडेंस चाहिए, मुझसे टेक्नोलॉजी की हेल्प चाहिए, मुझसे क्या हेल्प चाहिए। अच्छा, उनको ऑनेस्टली किसी एक चीज का भी नहीं पता होता है तीनों में से हेल्प क्या चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको कौन सी हेल्प चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर गेटिंग प्रिपेयर्ड, डिटरमिन योर ऑफरिंग एंड मार्केट डिमांड। ये बेस्ट बिजनेस आइडियाज जो हैं उनको कैसे आपने करना है। आस्क योरसेल्फ, पहला पॉइंट है व्हाट डू आई वांट टू सेल। मैं पहली क्या चीज बेचना चाह रहा हूँ। व्हाट विल द प्रोडक्ट और सर्विस डू, ये प्रोडक्ट या सर्विस करेगी क्या। आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म देगी, आपको सब्जी और फ्रूट घर पे डिलीवर कर देगी, आपके कपड़े सिलवा के आपको भेज देगी, या कपड़े खाड़ी से खरीद के आपकी फिटिंग के मुताबिक सिलवा के आपको कुरियर से भेज देगी। वट एवर इट इज, आप जो भी आइडिया, ये सारे आइडियाज जो हैं ये हम कर रहे हैं इस वक्त। हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, दैट विल बी अनदर उबर और करीम, जिसमें हम टेक्सटाइल सेक्टर के पार्टनर्स को साथ मिला के और स्टिचिंग स्यूइंग जो है उसको हम पूरे वन ऑन वन केस पे आपकी फिजिक के मुताबिक पूरा सॉफ्टवेयर है उसका, जिसके अंदर आप अपनी मेजरमेंट लिखते हैं, और अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो हम आपको स्काइप पे या उस पर हेल्प करते हैं कि आप ये कर दें, आप ये कर दें। और ये ग्लोबल बिजनेस है, पाकिस्तान सिर्फ नहीं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, गल्फ, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे हम उनको इस बिजनेस में लेके जा रहे हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी इसी तरह टेली हेल्थ में इसके अंदर आ रही है। आप देखते हैं कि सॉरी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट करंटली एग्जिस्ट। इस वक्त करीम और ऊपर बिजनेस कर रही है, आपका बिजनेस उससे फर्क कैसे है, डिफरेंट कैसे है। यहाँ दो इस्लामाबाद में दो पोर्टल्स काम कर रहे हैं, sabzi.com.pk और marzi.pk। दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, दोनों सब्जी का बिजनेस कर रहे हैं। तो तीसरा अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकता है। दो ग्रोसरी के बिजनेस ऑलरेडी चल रहे हैं, आपने तीसरा शुरू करना है, तो आपके पास क्या लीड पॉइंट होगा जिससे आप उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है जी। ये आपने देखना है। अच्छा, और अगेन कमिंग बैक टू कंसल्टिंग बिजनेस, लोग अवेलेबल हैं, अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अवेलेबल हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज की फीसें भी बहुत बड़ी हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो घबराते हैं, खासतौर पे एसएमई सेक्टर के जो लोग कंसल्टिंग लेना चाह रहे हैं, आपसे सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो उस तरह की कंपनी से वो डरते इसलिए हैं कि वो मिलियंस में चार्ज करती हैं, और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, किसी बड़ा बैंक, कोई बड़ी कॉरपोरेशन, कोई बड़ा टेलीकॉम कंपनी, उसको वो एंटरटेन करते हैं। देन अगला पॉइंट है हमारा, आप देखें, हु विल बाय इट, हाउ डू आई नो, हाउ विल आई फाइंड आउट। आप मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मेरा एक जुमला होता है, हु इज योर फर्स्ट कस्टमर। यहाँ भी वही चीज है, आपका पहला कस्टमर जो है ना वो कौन है, वो आप उसको जानते हैं, यानी आपको उसका एड्रेस पता है, आपको लोकेशन पता है, या आपको आप कहते हैं जी मेरा जो सोल्यूशन है ये सारे मेडिकल कॉलेजेस और सारी यूनिवर्सिटियों के लिए इक्वली गुड है। ओके, तो पहला कस्टमर कौन है आपका। आपने कितनी यूनिवर्सिटियों में, ये मेडिकल कॉलेज में जाके बात की है कि जी मैं ये लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन बेचना चाह रहा हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं, हमारी और आपकी बातचीत कैसे हो सकती है। तो किसी एक के साथ कम से कम आप स्टार्ट कर लें कि जनाब ये मैं बना रहा हूँ और मैं आपके साथ मिलके इसको, आपको हम फ्री में लगा देंगे या आपको हम सब्सिडाइज रेट पे लगा देंगे। तो हम पहले साल आपसे फीस नहीं लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको पसंद आ जाए तो आप इसको हमें अगले साल की फीस, नेक्स्ट ईयर जो चलेगा उसकी आप मुझे फीस दे दीजिए। तो जो भी आपका, उसके बाद अगला स्टेप है हाउ मच विल दे पे फॉर इट। आप पहली दफा कंसल्टिंग कर रहे हैं किसी भी एरिया में, और आपको ये अंदाजा नहीं है कि वो कितना पे करेगा कस्टमर। इसमें बड़े डिफरेंट यार्डस्टिक्स हैं।
बास केसेस में आप कहते हैं अच्छा जी सर आपकी जो भी बजट है मैं उसको मैनेज कर लूँगा, ठीक है। या आप कहते हैं सर आप कंफर्टेबल हो के जो दे सकते हैं आप दे दीजिए। या आप कहते हैं कि सर यूजुअली तो मैं इसके $10,000 लेता हूँ, लेकिन आपके बजट के मुताबिक और चूंकि इस वक्त कोविड की सिचुएशन है, हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, आप भी सिचुएशन से निकल जाएंगे, तो आप एक इसका से 2,000, 3,000, 4,000, $5,000 या जो भी आप अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंड द कंपटीशन। दूसरा पॉइंट था हमारा, who is already providing the product or service, how much do they charge। लोग ना ये होमवर्क नहीं करते कि आपका जो कंपैटिटर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस के साथ बंडल क्या है, और बहुत सारी चीजें। जबकि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एयर कंडीशनिंग की कंपनी की आप कंसल्टिंग देने जा रहे हैं, आपको एयर कंडीशनिंग की जो 29 कंपनियां हैं उसमें से 5-7 का तो कंपटीशन आपको पता होना चाहिए। मैंने जब MIA कॉर्पोरेशन के लिए काम किया तो उनके 28 कंपटीटर और थे, तो मुझे उन 28 की वेबसाइट चेक करके पता चला क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। अब ये बड़ी गिमिक होती है इसके अंदर, अखबारों में इश्तिहार आ जाता है जी ग्री का AC ले लें, उसकी इंस्टॉलेशन किट भी फ्री है और इंस्टॉलेशन भी फ्री है। अच्छा, इंस्टॉलेशन किट जो है उसके अंदर जो कॉपर का पाइप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो इंतहाई थर्ड क्लास कंपनी का बना हुआ है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ। तो आपको एनालाइज करना है कि यार उसकी कॉस्ट क्या है और उसका एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। कॉपर का पाइप अगर आपका लो गेज का है, छोटा है, मोटा है, पतला है, तो आपकी परफॉर्मेंस गैस की जो है वो आपके AC की कूलिंग को या उसके हीटिंग को मुतासर करेगी। ये गिमिक्स आपको पता होनी चाहिए। आपका कंपैरेटर अगर दे रहा है किट साथ में और इंस्टॉलेशन के पैसे दे रहा है, लेकिन इंस्टॉलेशन करने वाले बंदे कॉम्पिटेंट नहीं है उसके, किट आपको मिल रही है, किट अच्छी नहीं है। आपने अगर 70-80 हजार रुपए का AC लिया है, तो 4,000 रुपए की किट के ऊपर और 2,000 रुपए की इंस्टॉलेशन के ऊपर 80,000 रुपए आप खराब कर रहे हैं 6,000 रुपए के लिए। So you have to understand your competition and you have to convince your customer that sir 80,000 का AC लेके आप उसमें घटिया किस्म की कॉपर की अगर फ्री किट डलवा लेंगे जो कि वो साथ में दे रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ये आपके कंपटीशन को जांचने की आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। फिर बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो मार्केट में नई नई आई है, उनके पास 10,000 यूनिट इस सीजन में उन्होंने मार्केट में डिप्लॉय करने हैं, तो वो आपको क्रेडिट पे दे देते हैं कि जी आप ये 100 यूनिट जो हैं, ये सारे 200 डीलर हैं पाकिस्तान में, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जब बेच दें तो पैसे दे दीजिएगा। अब क्या आप उसको कम्पीट कर सकते हैं? अच्छा, ये कोई अच्छी आदत नहीं है बाय द वे, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। सैब्रो एक कंपनी थी पाकिस्तान में, उसने कोई 1 अरब रुपए से ज्यादा मार्केट से पैसा लेना था इसी चक्कर में, दो लोगों को दे दिया। अब जिसको आप पैसा एक दफा दे देते हैं, माल दे देते हैं, उससे पैसा लेना बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में। सो यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है इस मामले में, ये वीकनेस क्या है, आपके कंपटीशन की वीकनेस क्या है। आपने ये वीकनेस का भी जिक्र आ गया, हु आर देयर कस्टमर्स। अच्छा, फिर आप ये देखते हैं कि एक हमने चूंकि काम किया हुआ है बहुत, तो हमें इसका तो फिंगर टिप्स पे अंदाजा है कि एक कंपैरेटर है हमारे, उनके सारे सरकारी कस्टमर हैं। अच्छा, हमने जब डीप डाउन स्टडी की तो पता ये चला कि सरकारी कस्टमर जो हैं उसमें बहुत ज्यादा कोई डिमांडिंग नहीं होते। अच्छा, लेन देन भी वहां बहुत होता है पैसों का, वो कॉन्ट्रैक्ट भी दूसरे तरीके से मिलते हैं। तो हमने अंदाजा ये लगा लिया कि हमें चूंकि इस तरह के रिश्वत वाले कॉन्ट्रैक्ट लेने नहीं है और हमें क्वालिटी का काम डिलीवर करना है जो कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वालों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस कंपनी के जितने कस्टमर्स हैं वो हमारे कस्टमर्स नहीं है, हमने उनके साथ काम नहीं करना। अगेन मेरी फिलॉसफी है, आप डिफर कर सकते हैं उससे। या मुझे सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना है, ठीक है ना। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है कि 400 और 200, 600, 650 यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, अगर मैं सिर्फ उनको स्पेशलाइज कर लेता हूँ और उनके साथ में एयर कंडीशनिंग का बिजनेस शुरू कर देता हूँ, तो मेरे लिए कोई, या कंसल्टिंग का बिजनेस शुरू कर देता हूँ, या लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन मुझे बेचना है, तो मैं ये 650 कैंपसेस के अंदर अगर ये स्टार्ट कर लूँ और 1 साल में अगर मुझे 5 भी मिल जाते हैं,
जो 2-2 करोड़ रुपए का एक बिजनेस होता है, तो 10 करोड़ रुपए के साथ मैं और मेरी टीम बड़े आराम से 1 साल को मैनेज कर सकती है। सो आपने अपने कस्टमर्स को इस तरह आइडेंटिफाई करना है। या मैं कहता हूँ कि जी मुझे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के साथ काम करना है, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज का पेमेंट साइकिल भी सालों में होता है। तो आप इस अपने इस कस्टमर को या इस सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स आर दे टारगेटिंग? अब जैसे मैंने आपको ब्लंटली बता दिया कि जी मैं अगले 1 साल में 650 यूनिवर्सिटी कैंपसेस और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। अब ये स्टेटमेंट जो है ये मेरे कंपेटिटर्स के लिए एक क्लू भी हो सकती है, उनके लिए एक हिंट भी हो सकती है कि अच्छा ताहिर साहब की कंपनी जो है वो इस एरिया में जोर लगा रही है, इस एरिया में पेनिट्रेट कर रही है। तो हमें भी इसको देखना है कि उनके कस्टमर जो हैं वो कौन कौन से एरिया में काम कर रहे हैं। सो अगेन कंसल्टिंग मैनेजमेंट में यू हैव टू नो योर कंपटीशन और उस कंपटीशन में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। डिटर्मिन योर मार्केट स्ट्रेटजी, विच कस्टमर्स विल आई टारगेट। जैसे अभी हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि मैं ये कहता हूँ कि अच्छा हम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियों को देखते हैं, पहला केस। दूसरा हमारा टारगेट ये होता है कि हम सिर्फ बड़े शहरों में देखें या हम छोटे शहरों में देखें। मैंने ये देखा कि जो बड़े शहर हैं उसके अंदर बड़े शहरों की यूनिवर्सिटियां जो हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी छोटे शहरों में है, नई शुरू हो रही है, उसके अंदर इस तरह के लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं स्टैब्लिशमेंट की। और उसमें यहाँ बड़े शहरों से लोग जाते नहीं है यूजुअली, ट्रैवल की वजह से 8-9 घंटे का ड्राइव है, एक दिन जाएंगे फिर रात रहेंगे दूसरे दिन वापस आएंगे वगैरह वगैरह। व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स? फिर अब फर्ज करें मैं स्कर्दू में जाके कोई यूनिवर्सिटी है उसके साथ काम करता हूँ, तो सबसे बड़ा उनका चैलेंज है इलेक्ट्रिसिटी का, एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरा उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है कि वहाँ इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। अब अगर मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर मुझे अपनी कंसल्टिंग में उनको अल्टरनेट रिसोर्सेज जो हैं एनर्जी के वो भी शामिल करने पड़ेंगे उस बजट में। मुझे या तो सोलर का प्लांट लगाना पड़ेगा, ऊपर पैनल लगाने पड़ेंगे, या मुझे कोई डीजल जनरेटर जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा उसके अंदर, या जो भी अल्टरनेट सोल्यूशन यूपीएस की शक्ल में हो सकते हैं या उनकी कोई और पावर जनरेशन की सूरत हाल हो सकती है, उसको मैं मैनेज करूँगा। हाउ विल कस्टमर्स फाइंड आउट अबाउट माय बिजनेस? अब ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में लोग आपको कैसे ढूंढेंगे? क्या आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बिलीव करते हैं? आपकी वेबसाइट या आपकी जो फेसबुक पेज है वो कोई ऐसी सर्विस रोज दे रहा है लोगों को, रोज कोई ऐसी प्रीचिंग या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की बात या कोई एक लेक्चर एक लेसन कोई ऐसा दे रहा है जिससे कि आपकी कंसल्टेंसी जो है वो चलेगी? तो ये आपको देखना है। मैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक कैसे पहुंच सकता हूँ, आपको ये देखना है। आपको सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेज में, वर्कशॉप्स में यूनिवर्सिटी को प्लेसमेंट में कोई हेल्प कर देते हैं, यूनिवर्सिटी को कोई आप स्टार्टअप में हेल्प कर सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। What sets my business from different from the competitors? क्या खूबियाँ हो सकती हैं? आपकी क्रेडिट लाइन हो सकती है, आपकी इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था कंसल्टिंग का, तो उनकी जो इंस्टॉलेशन की टीम थी उनका होमवर्क बहुत अच्छा था। वो जहाँ भी डक्ट लगानी होती थी, एसी लगाना होता था, इनडोर और आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए जब दीवार तोड़ते थे तो उनके पास हिल्टी की मशीन होती है, ड्रिल मशीन की तरह। तो वो बड़ी डीप डाउन चली जाती है और बड़ी सफाई से होल करती है, और उसके साथ उसके फिर दोनों एंड पे एक तरह से कवर होते हैं जो पाइप बाहर और अंदर आने के बाद उसमें से वो कवर लगा देते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, एंड सो ऑन। सो आप किस एंगल से डिफरेंट हैं लोगों से, फिर उसकी जो कैलकुलेशंस हैं कि गैस कितनी डालनी चाहिए इनडोर में आउटडोर में,
वो डिपेंड करता है कि आपका इंडोर और आउटडोर का फासला कितना है। आप छत के ऊपर रख रहे हैं आउटडोर प्लांट जो यूनिट है आपका एसी का, या आप अपने उस फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रख रहे हैं। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि यूजुअली वो एक जगह पे इकट्ठा करके रख देते हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस भी आसान हो जाए, लेकिन लंबे लंबे पाइप मूव कर रहे होते हैं, तो जितना लंबा पाइप होता है फिर गैस आपकी उतनी उसमें कंज्यूम हो जाती है, तो आपने फिर गैस और भरनी होती है जो फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुखालिफ होती है या डिफरेंट होती है उससे। तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? ये अगेन किसी भी एक बिजनेस के अंदर जब आप जाएंगे, मैं सिर्फ एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस को ले लूँ, कॉल सेंटर्स को ले लूँ, मैं हेल्थ केयर को ले लूँ, या मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, टेक्सटाइल को ले लूँ, तो उसकी एग्जांपल भी डीप डाउन जाके आपको इस लेवल पे पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। कंपटीशन के बारे में क्या बिजनेस किए। अच्छा, मेरा मार्केटिंग का बजट क्या है? दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट। मैं अक्सर लोगों से जो खासतौर पे स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं या आप जैसे कंसल्टिंग बिजनेस में आने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपने अपनी मार्केटिंग पे कितना पैसा रखा है, बजट रखा है? कहते हैं नहीं सर, हमने तो रखे ही नहीं है पैसे, हमें तो पता ही नहीं मार्केटिंग कैसे करते हैं, सर इसकी जरूरत ही नहीं है, या हमारे पास पैसे ही नहीं है। आपने सेटअप करके सारा कुछ रख लिया है, 5% आपका अगर मार्केटिंग का बजट है, तो उससे आपका 95% जो रेवेन्यू आपने स्टक किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बजट में, और वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, टीम बना ली, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया सारा। मैं दो बहुत बड़ी कंपनीज को जानता हूँ जिन्होंने इन पूरा कुछ बना के रखा हुआ है, लेकिन 5% मार्केटिंग के पैसे खर्च नहीं किए, तो उन्होंने उनके वो सोल्यूशन जो हैं वो मार्केट में बिके नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है गेटिंग प्रिपेयर्ड में डिटरमिन योर स्टार्टअप कॉस्ट। तो कुछ हैं, जैसे ये है वन टाइम स्टार्टअप कॉस्ट है, और कुछ है रिकरिंग मंथली। वन टाइम स्टार्टअप कॉस्ट में क्या है, आपने एक लाइसेंस लेना है, आपने एक फ्रेंचाइज लेनी है, आपने फर्नीचर सेट करना है, इंटीरियर डेकोरेशन करनी है, कुछ लाइसेंसेस लेने हैं। रिकरिंग कॉस्ट में आपके बिजली पानी स्विच गैस के बिल हैं, आपकी स्टाफ की सैलरीज हैं, और कुछ टैक्सेस हैं जो आपके जिस एरिया में, जिस प्लाजे में, जिस मोहल्ले में आपने कोई दुकान बनाई है, जिस बाजार में, जिस इंक्लेव में, जिस टाउन में, बैरियर टाउन में, एक किसी भी जगह पे, तो उसकी भी रिकरिंग कॉस्ट है आपकी। लोग इन चीजों को मैनेज नहीं करते। जब आप इसको देख लेते हैं, दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, एक शीट पे लिख लें, और रिकरिंग कॉस्ट कौन सी है, उसको एक शीट पे लिख लें, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद डिटरमिन योर स्टार्टअप कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट में आपके रेंट है, लीज एग्रीमेंट है, सैलरीज है, टेलीफोन है, एडवर्टाइजिंग है, वेबसाइट होस्टिंग है, लीगल और अकाउंटिंग सर्विसेज हैं जो आप किसी और से लेते हैं, ठीक है ना। आप खुद अगर लाइन में जाके लगते हैं कचहरी में और उसके लवाजमात पूरे करते हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। आप 5,000 रुपये किसी कंसल्टेंट को दीजिए जो कंपनियां खोलने का माहिर है, ठीक है ना, वो आपकी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर्म शॉर्म फिल करके सारी सर्विसेज वहाँ जितने भी काम है वो एक दिन लेगा आपसे, दूसरे दिन ला के आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से कर देगा। अगर सीसीपी से करना है तो वो सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, वो भी आपको सारा कुछ करके, उनकी एक खास जुबान होती है, खास उनकी टेक्निक्स होती हैं, वो सारी चीजें आपको मैनेज करती हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, रिकरिंग कॉस्ट में आपकी क्या चीजें होती हैं? ऑफिस फर्नीचर है, बिल्डिंग इम्प्रूवमेंट्स हैं, लीज और रेंट डिपॉजिट्स हैं, स्टार्टिंग इन्वेंट्री है, लाइसेंस परमिट्स, फ्रेंचाइज है, लीगल प्रोफेशनल फीस है, यूटिलिटी और इंटरनेट के बिल हैं हर महीने आते हैं, सप्लाईज हैं, कागज है, टोनर कार्ट्रिज हैं। उसके बाद है डिटरमिन योर स्टार्टअप कॉस्ट। ऑफिस फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्पेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टार्टिंग इन्वेंट्री, लाइसेंस और परमिट्स, इंश्योरेंस, वेबसाइट डिजाइन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सॉफ्टवेयर, रेनोवेशंस, लीगल, और इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। तो टोटल आपकी जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो इसमें ऐड हो जाती है। उसके बाद आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप आप करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें से देखनी पड़ेंगी। उसके बाद कुछ आपके प्रोविंशियल टैक्स होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट आपकी जो उसमें है। जैसे अमेरिका में अगर आप बात करते हैं तो 52 स्टेट्स में से हर स्टेट के रूल्स फ़र्क हैं, टैक्स फ़र्क हैं। पाकिस्तान में सिंध में कोई और टैक्स लगते हैं, पंजाब में कुछ और लगते हैं, फेडरल में कुछ और लगते हैं, केपीके में या एजेके में, अभी गिलगित बल्तिस्तान जीबी जो है उसके अपने कुछ टैक्स हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने किस सूबे में खोलनी है और किस शहर में खोलनी है, और वहाँ के क्या, मतलब इस्लामाबाद और पिंडी के टैक्सेस में बहुत फर्क है। इस्लामाबाद में फेडरल टैक्स लगता है,
पिंडी में प्रोविंशियल टैक्स लगता है, इस्लामाबाद सॉरी लाहौर वाला, पंजाब वाला। तो बहुत सारे लोगों ने पिंडी में एक दफ्तर लेके वहाँ पे बनाए हुए होते हैं। मैं अक्सर हैरान होता था कि 90% जो ट्रक 26 व्हीलर या बड़े जो कंटेनर्स लेके आते थे, उनके ऊपर लसबेला की नंबर प्लेट लगी होती थी। खासतौर पे एनएलसी के जितने ट्रक थे वो सारे लसबेला में रजिस्टर्ड होते थे। पता ये चला कि अगर फर्ज करें लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद में एक इस लेवल के ट्रक का सालाना रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्ज करें 1.5 लाख रुपए है, तो लसबेला में वो 10,000 रुपए होती है। तो एनएलसी अपने सारे ट्रक लसबेला ले जाके, वहाँ एक उनका लाइजन ऑफिस होता था एनएलसी का, वो वहाँ बैठ के उसको रजिस्ट्रेशन करा के सारे ट्रक वहीं पे रजिस्टर होते थे। तो ये एक उनकी टेक्निक थी। और बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के ट्रक्स हैं वो भी ये काम करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी टैक्सेस वर्सेस योर according to your location. Cash flow baby, you prepare yourself financially. Limit new debts. कर्जों से बचें आप, जो आपके अपने डेट बनते हैं ना, और मंथली पेमेंट्स हैं, खर्चों से पैसे बचाएं थोड़े से। गेट योर पर्सनल फाइनेंसेस इन ऑर्डर। जाती आपकी जो टेक होम है उसको भी मैनेज करें। लिव ऑन लेस, बहुत कम एक्सपेंस पे अपने आप को आप चलाएं, कम खर्चे पे चलें। ट्रैक योर एक्सपेंस, अपने मॉनिटरिंग करेंगे मेरे लॉन्ड्री पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ऑफिस की स्टेशनरी कितने की आ रही है, रिफ्रेशमेंट पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, कंज्यूमेबल जो है महीने के वो कितने के आ रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट पे कितना हो रहा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट मेरी की, होटलिंग बोर्डिंग लॉजिंग कितनी है मेरी। तो कई लोगों को बड़ा शौक होता है खामखा में ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है ना। कोविड-19 ने ये भी काफी आसान कर दी जिंदगी कि आपको जाने की बजाय आप वहीं बैठ के जूम पे मीटिंग कर लें, तो एक 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक आपका हर ट्रिप का पैसा बचता है। लेकिन सीइंग इज बिलीविंग, आप फिजिकली जब जाते हैं किसी जगह पे, तो वहां आपके जाने से जो इम्पैक्ट आता है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीटिंग में जैसे अभी हम कर रहे हैं, इसमें फर्क होता है। फिर ये डेवलप योर बिजनेस प्लान है, ये बड़ा ज़रूरी है आपको कैसे मैनेज करना है। फ्री काउंसलिंग इज अवेलेबल वगैरह वगैरह। इसमें क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ये की एलिमेंट्स इसके ये हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, टारगेट मार्केट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस ऑपरेशंस और की पर्सनल, ये आपके उसमें बिजनेस प्लान में आती हैं। स्मीटा की वेबसाइट और हेल्प डेस्क एडवाइजरी होती है, आप वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। बिजनेस एडवाइजर्स हैं, बहुत सारे लोग मेरे जैसे हेल्प डेस्क लगाते हैं। हेल्प डेस्क का मतलब ये होता है, स्मीटा एक ऐलान कर देता है कि जी कमिंग संडे को ताहिर साहब जो हैं हेल्प डेस्क पे बैठेंगे। वो पहले तो हम फिजिकली बैठते थे, बाकायदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिंडी में दफ्तर था वहाँ पे, लेकिन अभी हमने उसको ये ऑनलाइन कर लिया है। तो इसमें एक सेशन आ रहा है, मैं आपको भेजता हूँ, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराइएगा। और बहुत अच्छा एक डॉक्टर साहब हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें बैठूंगा, सुनूंगा, आप भी उसको सुनिएगा। तो इस तरह के सेशन क्या आ रहे हैं। फिर अकाउंटेंट, बुक कीपिंग, लॉयर्स, बैंकर्स, लैंडर्स, ये आपके वो लोग हैं जिनको क्या आपने अपने पैनल पे रखना है, इनके साथ आपने ताल्लुकात रखने हैं, बॉन्डिंग रखनी है, नाम पते इनके पता होना चाहिए, और आपने इनके साथ बैठ के अपने इस प्लान को मैनेज करना है। और फिर आपने अपनी इस कंसल्टिंग मैनेजमेंट की कंपनी जो है इसको लॉन्च करना है। ये एक फॉर्मल तरीका है। बाज़ लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए शायद ये मुश्किल होगा कि वो ये काम करें, तो वो ये काम कर सकते हैं कि वो अपने भाई के नाम पे, बहन के नाम पे, वालिद साहब के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे कंपनी खोल के, और उनसे उनके थ्रू काम उनके फ्रंट पे उनको रखेंगे, लेटर हेड उनका जाएगा, साइन वो करेंगे। काम अगर आप करके दे सकते हैं तो आप उनको कर दीजिए ताकि वो उसको मैनेज कर लें। या कुछ एरियाज में अब रिलैक्सेशन आ गई है कि वो कंसल्टिंग का काम जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, यूनिवर्सिटी का और उनका एक रेशो होता है, यूजुअली ये 30-70 का रेशो होता है। जी भगवान दास साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं बस क्वेश्चन आंसर ही स्टार्ट करने लगा था, बोलिए। बस सर आप फिनिश करने, मैं लास्ट में पूछ लेता हूँ, मेरे पास डायरी है, मैं नोट कर रहा हूँ। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? समझा नहीं, आपकी आवाज खराब हो गई थी। सर आप फिनिश कर लें, मैंने क्वेश्चन डायरी पे नोट कर लिया, मैं लास्ट में पूछ लूंगा सर। जी मैं बिल्कुल एंड पे पहुंच गया हूँ, मैंने शेयरिंग बंद कर दी स्लाइड की। तो सर क्वेश्चन पूछूं मैं? स्टार्ट करें। सर आपने कहा कि जो है ना वो
मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए मुश्किल है ये बिजनेस को रन करना। फॉर एग्जांपल हम किसी और के जो है वो मतलब फैमिली में किसी के नाम से बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें जो है वो अगर मुझे कहीं अपना रोल शो करवाना है तो वो एज अ एडवाइजर या एज अ मतलब कोई भी एक वो पोजीशन वहां पे होल्ड कर सकते हैं एज अ एडवाइजर जी एज के एडवाइजर नाम आप कर पे, तो सकते वो हैं। मतलब क्या लीगली सही है सर? जी बिल्कुल, एडवाइजर्स की पोजीशन होती है लीगल में, आप कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे ये है कि अभी अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यूनिवर्सिटीज का ये आ गया है रूल कि 3070 में ऑरिक के थ्रू आप कर सकते हैं, जिसमें 30% आप यूनिवर्सिटी को देंगे, 70% आपकी अर्निंग होगी, और उस 30% में यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बिजली भी देगी, ऑफिस भी देगी, और अपना नाम भी देगी, और बाद औक़ात कोई इस तरह की सर्विसेज आपको चाहिए होती हैं तो वो भी आपको सपोर्ट करेगी। तो ये आपकी चीजें हो सकती हैं। अगेन पंजाब की अलग है, सर सिंध की अलग है, केपी अब की। इशू जी बोलें। तो सर ये होता है कि और एक जो है वो काफी यूनिवर्सिटीज में एक्टिव है ही नहीं। अब जैसे हमारे पास एचईसी की फंडिंग है ट्रेवल ग्रांट की, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं है कि जो है वो उसके ऊपर क्या एक्शन किया जाए। तो ट्रैवल अब ग्रांट फॉर तो बंद, एग्जांपल हम ट्रैवल ग्रांट बहुत बंद कर सारी दिए, चीजें जो है एचईसी ने ट्रैवल ग्रांट बंद कर दिए, आप बेफिक्र हो जाएं। और बताएं। तो सर एक्चुअली पॉइंट रेज करने का मतलब ये था कि यूनिवर्सिटी जो पॉलिसी बनाने में बड़ा लेट करती है। जैसे और एक आपने 3070 का कहा, ये हमारी यूनिवर्सिटी में पॉलिसी तो है ही नहीं। अब ये जब तक बनाएंगे, जब सो बैठेगी सारी, तभी ये सारी चीजें होंगी। डॉक्टर साहब, यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा दीजिए और लीड लीजिए, या फिर जो मैंने पहले आपको फार्मूला बताया है उस फार्मूले के तहत आप एज ए एडवाइजर काम कीजिए, और मेरी कंपनी में मेरे नाम से आप काम कर लीजिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, या आप अपनी वाइफ के नाम से बना सकते हैं, या अपने भाई के नाम से बना सकते हैं, अपने किसी दोस्त के नाम से, क्लास फेलो के नाम से बना सकते हैं, और आप उसको करें। लेकिन वही बात है कि लीगल चीज़ों को लीगल तरीके से ही ऑपरेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसमें मशवरा मेरा ये होता है कि आप फेज इन और फेज आउट वाले फार्मूले पे काम करें। आप अपने आप को पहले इतना इस्टेब्लिश कर लें, कंप्लीमेंट्री काम करके, कि आप इस सारे प्रोसेस जो आज हमने डिस्कस किया है इसमें से गुजर जाएं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी जो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी है वो बहुत कम हो जाएगी। आप एक प्रोजेक्ट से इतने पैसे कमा सकते हैं जो शायद 1 साल की जो आपकी सैलरी है उसके अगेंस्ट आप कमाते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आपकी मेंटर्स कौन है, आपके कोच कौन है, और आप कंसल्टेंसी का देने का जो स्टाइल कितना पुख्ता हो चुका है आपका, आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, इसको आपने कैसे मैनेज किया। जी नेक्स्ट। कोई और क्वेश्चन? सर मुझे पूछना है कुछ। जी सर स्टूडेंट के पास टाइम भी कम होता है, उनको स्टडी भी करनी होती है, तो कौन से स्टार्टअप या कौन से बिजनेस जो है नहीं है जो आपने पहले भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे स्टार्ट करवाए हैं, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, कौन सा ये बिजनेस कर सकते अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे आपकी स्टेटमेंट पे ही मैं मुतमिन नहीं हूँ कि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता। उनके पास सिर्फ टाइम ही होता है, उनके पास पैसे नहीं होते या फाइनेंशियल फंड्स नहीं होते। उनके पास स्किल्स कम होती हैं लेकिन टाइम बहुत होता है, नंबर एक। नंबर दो, टू टू स्टार्ट विद, मैं मेहरान यूनिवर्सिटी का ही वाकया शेयर कर देता हूँ आपसे। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं अपने ही वाकयात शेयर करता हूँ, इसलिए कि मैं स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, उनका मैं शेयर करूंगा तो वो आपको अजीब सा लगेगा या आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे साथ हुई हुई है, और आपकी यूनिवर्सिटी मेहरान के बच्चों ने की हुई है। बल्कि मेहरान में मेरी एंट्री उस बच्चे ने करवाई है। मैं आपको लेट मी शेयर दिस एक्सपीरियंस। फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक IEEE का बहुत बड़ा कन्वेंशन था, जो इस रीजन 10 का पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा था। उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, और मेहरान यूनिवर्सिटी से भी एक स्टूडेंट जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। मेरा एक सेशन था जिसमें यही वाली जो हमारी टॉपिक है आज की, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो उस बच्चे ने मेरी कहानी सुनी और मैंने उसको बताया। मैंने कहा फर्ज करें आप सुवेनियर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी शील्ड्स और प्लाक्स रखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां जो हैं मुख्तलिफ गेस्ट स्पीकर्स को, जजेस को। ये वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे मिला था।
टेडेक्स हुई तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। और पीछे आप देखें तो ये 2-3 जो ये ब्लू पॉटरी के हैं, एक मुल्तान से मुझे गिफ्ट दिया था एक यूनिवर्सिटी ने, एक मेहरान से मुझे मिला था, एक ये लेफ्ट साइड राइट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैदराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई है, उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, ये सारे जो हैं ये कोई कंपनियां बनाती हैं, दुकानें हैं इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, जामशोरो में, हैदराबाद में, कराची में। स्टूडेंट्स को मैंने बताया। अच्छा, ये अगर आप पेन देखें, इत्तेफाक से मेरे सामने रखा हुआ है, ये शायद आपको आप सही नजर आ रहा है, टेडेक्स का ये पेन है, उस कॉन्फ्रेंस में दिया था। उसके बाद बहुत सारे मग्स होते हैं, जो सोवेनियर्स आप समझ लें 12-15 तरह के। तो मैंने एक यूनिवर्सिटी का उनको बिजनेस प्लान डिस्कस करके दिया कि एक यूनिवर्सिटी में इस तरह के पेन से लेके, और ये जितने सोवेनियर्स पीछे रखे हैं, और मग्स हैं, डायरी है, बैग्स हैं, लैपटॉप के बैग्स हैं, बच्चियों के स्कार्फ हैं, स्टूडेंट्स की टाइज हैं, नेक टाई, ब्लेजर हैं, हुडीज हैं जो कि सर्दियों में लोग पहनते हैं, खासतौर पे पंजाब में चूंकि सर्दी ज़्यादा होती है। तो या कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें पूरा एक टी शर्ट्स सारे एक जैसी पहन के आते हैं स्टूडेंट्स, और कन्वोकेशन होता है, उसमें कितने सारे लवाजमात चाहिए होते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी एक यूनिवर्सिटी जो है मिड लेवल की, जो तकरीबन 10,000 प्लस माइनस स्टूडेंट की है, उसमें ये जो बिजनेस है ये तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए एक साल का वॉल्यूम रखता है। अगेन एक्सेल में पूरी कैलकुलेशन है मेरे पास, इस पेन से लेके और सुवेनियर्स तक, हुडी से लेके, कैप से, पी कैप जो होती है उससे लेके, मग बनाने हैं। इसी तरह ये जो पीछे 2-3 आपने ब्लू पॉटरी की देखी हैं, इसकी शील्ड बनानी शुरू कर दी हैं अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने, और मुल्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में। सिंपल इज दैट कि स्टूडेंट यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, 30 से 40% मार्जिन है इस बिजनेस में, और 40 लाख रुपए एक एवरेज साइज की यूनिवर्सिटी में एक साल में। आपकी एनुअल स्पोर्ट्स होती हैं तो उसमें भी सुवेनियर्स बनते हैं, उसमें भी ये ड्रेस कोड होता है आपका, ट्रैक सूट बनते हैं वगैरह वगैरह। तो किसी एक चीज में आप इंडल्ज कर लीजिए, आपको ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, डेटा एंट्री का बहुत सारा काम होता है, स्टूडेंट उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रिपोर्ट राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आर्टिकल लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं बोलता जाऊं और वो मेरी किताब जो है उसको ट्रांसक्रिप्ट कर दें, लिख दें, क्योंकि मेरे पास लिखने का टाइम नहीं होता। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं माइक्रोफोन पे, व्हाट्सएप पे बोल के उनको मैसेज भेज दिया करूँ, रोज के 2 पेज, 4 पेज, 3 पेज, और वो उसको टाइप करके। सो देयर आर ट्रेमेंडस बिजनेस। अगेन आप इसको गूगल कर लें तो 40 के करीब आपको नए बिजनेस इस वक्त मिल जाएंगे कि कौन कौन से काम आप कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर प्रेजेंट कोविड सिनेरियो में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जी, तो आप क्या फोर्सिंग करते हैं? देखिए इसमें ई कॉमर्स बहुत बड़ा बिजनेस इस वक्त इंडल्ज हो रहा है पाकिस्तान में। लाइक जैक मा की जो कंपनी थी चाइना की, उस तरह का पाकिस्तान में चूंकि फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। मुझे एक स्टैंड चाहिए था इस तरह का, ये वाला। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में ख़त्म हो गए हैं, चूँकि बाय एंड लार्ज सारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर सारे अपने रिकॉर्ड लेक्चर देने के लिए कैमरा इसके मोबाइल लगा के और इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये मिल नहीं रहा। लाहौर में एक जगह मुझे मिला तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप मुझे कुरियर कर दीजिए। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। दर्जी जो हैं वो इस वक्त ह्यूमन इंटरफेस में बड़े मुश्किल उसमें हैं। इस्लामाबाद में जिस सेक्टर में मैं रहता हूँ उसमें आज उन्होंने हमें सील कर दिया चारों तरफ से, हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। और शायद ये 14 डेज के लिए, चूँकि I-83 और I-84 में सबसे ज़्यादा इस वक्त वो है। तो हमें अगर ऑल्दो के मेडिकल स्टोर खुले हैं, जनरल स्टोर भी आज खुले थे, लोग बड़े सेफ तरीके से अपनी ये शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ बाहर से मंगानी है तो अल्टीमेटली ई कॉमर्स के थ्रू आ सकती है। मुझे अगर कोई कपड़े सिलवाने हैं तो ऑनलाइन, अगर मुझे दर्जी अवेलेबल है, तो स्टिचिंग का काम जो है ऑनलाइन बहुत बड़ा हमारा एक पोर्टल बन रहा है, जिसमें हम पूरी दुनिया से इवन शादी के कपड़े जो हैं दूल्हा और दुल्हन के, वो भी 5-5 लाख से 10-10 लाख रुपए के जो कपड़े हैं उसके अंदर सिलेंगे। इसी तरह आपके जो यूनिफॉर्म हैं, ड्रेस कोड हैं, ये बनेंगे अल्टीमेटली।
चलेंगे। ये काम हो सकता है, फ्रूट और वेजिटेबल ऑनलाइन, ग्रोसरी ऑनलाइन, मेडिसिन ऑनलाइन, बुजुर्गों के जो टेस्ट होते हो, कोई अगर शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो आपने देखा होगा कि उनको हर महीने एक टेस्ट कराना होता है अपना। तो फिजिकली पेशेंट्स को वहाँ ले जाने की बजाय इस तरह की सर्विसेज यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में शुरू हो गई हैं। जिनके पास गाड़ियाँ भी हैं, जिनके पास मोटर बाइक्स भी हैं, उनका जो लैब पैथोलॉजी का जो असिस्टेंट होता है वो बाइक पे आता है, उसके पास एक छोटा सा आप कह लें कि एक बॉक्स है जिसके अंदर वो एक खास टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है उन्होंने आइस रख के। तो आपका वो ब्लड सैंपल लेता है, या जो भी सैंपल आपकी, इवन कोविड के जो टेस्ट हैं, कोरोना के टेस्ट जो हैं, वो उसके लिए भी उसके पास किटें होती हैं और वो एक खास अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए आपके घर आके स्वाब टेस्ट लेके और उसको पैक करके वापस जाता है और आपको ईमेल से या व्हाट्सएप से उसकी रिपोर्ट जो है वो भिजवा देते हैं। तो इस तरह की बेइंतहा बिजनेस जो है इस इमरजेंसी में हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, कुरान ऑनलाइन बहुत बड़ा, आई एम सॉरी बिजनेस नहीं कहना चाहिए, बट सर्विस अवेलेबल है। कारी हजरात और कारिया साहिबा जो हैं वो अपने घर से बैठ के आपको पढ़ा सकती है। इवन इस्लामाबाद में भी अगर मुझे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है या कोई ट्यूशन करनी है तो अब फिजिकली मैं ना एक्सपोज कर सकता हूँ बच्चों को, ना टीचर को मैं अपने घर बुला सकता हूँ, ना बच्चों को उनके घर भेज सकता हूँ। तो टीचिंग बहुत अच्छा बिजनेस इस वक्त हो सकता है, एज ए कंसल्टिंग आप शुरू कर सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ बैठ के एक यूएस की कंपनी है उसको कंसल्टिंग दे रहा हूँ, एक कनाडा की कंपनी है उसको कंसल्टिंग दे रहा हूँ, पाकिस्तान की 3 कंपनियां हैं, कराची की एक कंपनी है जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ ऑनलाइन अपने इसी इसी स्टेशन पे, इसी कुर्सी पे बैठ के। और अगेन मेरा ख्याल ये है कि जो काम आप पहले फिजिकल जाके करते थे वो अब आप अगर इस कैमरे के थ्रू कर रहे हैं और इस मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, इस जूम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आप कर रहे हैं, तो स्काई इज द लिमिट, आपको रोक कोई नहीं सकता अगर आपके यहाँ पे इंटेलेक्ट है और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरह मैं 100 और गिनवा सकता हूँ। आप देख सकते हैं अभी टिश्यू के डब्बे हैं या आजकल ये जितने भी पीपीई किट्स हैं, इसकी ऑनलाइन सारी ट्रांजिशन ऑनलाइन हो रही है, हर किसी को चाहिए। इवन मेरा एक स्टूडेंट है वो 2 4 5 अगर मास्क भी किसी को चाहिए होते हैं, KN95 या N95 या ग्लव्स का बॉक्स चाहिए तो वो एक पैकेट बनाता है, बना के उसको इस्लामाबाद में लोकल कुरियर्स अवेलेबल हैं आजकल बहुत सारे, वो 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक इस्लामाबाद पिंडी के अंदर डिलीवरी चार्जेस हैं, वो उसको डिलीवर करके आ जाते हैं। मुझे कोई चीज़ मंगानी है फर्स्ट राजा बाजार से, तो अब मैं खुद नहीं जाता, मैं उनको कह देता हूँ, वो कंपनियां मुझे वहाँ से खरीद के ले आती हैं और मुझे ला के डिलीवर कर देती हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मतलब कंसल्टिंग पूरी की पूरी आपकी कोविड-19 में, आप अगर सऊदी अरब में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, कस्टमर कराची में है, तो आप वहाँ से बैठ के सर्विस दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा ना माइंड सेट आपका चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा गूगल करें, थोड़ा सा पढ़ें कि उसके अंदर क्या चीज़ें, क्या किटें, क्या ऑप्शंस हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। आज एक साहब ने रब्ता किया, वो लेजर कटिंग प्लांट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, वही प्रॉब्लम था कि इन दिनों में इज इट सूटेबल, वो देखें कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, यानी कि वो सपोर्ट करेगा मटेरियल बनाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, और अभी कंस्ट्रक्शन बिजनेस इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। ये जो WHO ने हमारे बारे में जो प्रोडिक्शन की है कि अगस्त में 8 लाख पाकिस्तानी मर जाएंगे कोविड में, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो, इंशाल्लाह नहीं होगी। तो अगर हम उससे ज़रा नबुर्द आज़मा हो जाएं और उसको ज़रा क्रॉस कर लें, तो लास्ट क्वार्टर में पाकिस्तान के हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और बाकी सब चीज़ें इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। ये हर 100 साल के बाद एक साइकिल आता है, आपने कितना स्मार्टली उसको हैंडल करना है। अनफॉर्चुनेटली हम पहले राउंड में तो हार गए, हमने गलत फैसले किए हैं और आज अगेन बहुत सारे गलत फैसले जो हैं उसकी कीमत हम भुगता रहे हैं। कल 138 लोग पाकिस्तान में मरे हैं, जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड है इस वक्त पर डे, और इसी तरह एंटर हुए हैं। तो हमें इससे ज़रा निकल जाए तो यस, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर उन्होंने ख़रीद लिया हुआ प्लांट तो थोड़ा वेट कर लें, अगर उन्होंने नहीं ख़रीदा हुआ तो अभी जल्दी ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, थोड़ी सी प्लानिंग कर लें। गलत वक्त पे गलत फैसला करना ज़्यादा नुकसानदेह होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। जज़ाकल्लाह खैर जी, शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, कोई और अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम बंद कर दें इसको। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।